नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के ऊपर एक चर्चा करने वाले हैं। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, इंडिया पॉइज्ड टू ग्रो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग टू $300 बिलियन इन द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि इंडियन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की क्या सिचुएशन है, क्या उसका पोटेंशियल है, क्या चैलेंजेस है, और ये जो स्टेटमेंट आया है ये क्यों ही आया है। क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एक नए पॉलिसी डॉक्यूमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दिया हुआ है। उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कुछ रिकमेंडेशंस है जो बहुत जरूरी बन जाते हैं। तो ये पूरा डिस्कशन यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, स्टेट पीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी बन जाते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस व्हिच कम ऑन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, दे कैन बी आंसर्ड वेरी इजीली। काफी अच्छा फॉर्डर आपको यहाँ पे मिलेगा फॉर आंसर राइटिंग। टू गेट ऑल दैट इन्फॉर्मेशन, स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन स्टडी आईक्यू। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे फॉलो कर सकते हो इस पर्टिकुलर आईडी पे। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हियर इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम्स दैट वी रन। और याद रखिएगा कि साल की सबसे बड़ी सेल चल रही है। जस्ट यूज द कोड दिवाली 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा, ओनली वैलिड टिल 8 नवंबर 2021। चलिए चर्चा शुरू करते हैं और बात करते हैं खबर के बारे में। व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर एट ऑल। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिलीज की है, विच इज अ पार्ट ऑफ that ministry's 1000 days for electronics and semiconductor manufacturing sector towards achieving $1 trillion digital economy. इसी के तहत इन्होंने बताया इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स इज गोइंग टू ग्रो बाय $300 बिलियन, और इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी $300 बिलियन इंडस्ट्री बाय 2025। अब आप थोड़ा सा सरप्राइज जरूर हो रहे होंगे, क्योंकि आपको याद होगा नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स आई थी 2019 की। उसने बताया था कि हम लोग $400 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री बनेंगे बाय 2025, बट नाउ इट हैज कम डाउन। व्हाई? बिकॉज इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में हाईलाइट दी गई है। सबसे पहले इन्होंने बताया कि इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर हैज ग्रेट पोटेंशियल, इट इज गोइंग टू ग्रो immensely in the next 3 to 5 years. NPE, National Policy on Electronics 2019, had set a target of $400 billion, but pandemic has pushed us 2 years behind. इसीलिए they have set up a realistic target of around $250 to $300 billion. इसीलिए कहा जा रहा है इंडियन सेक्टर इज गोइंग टू ग्रो इमेंसली। अब आपके दिमाग में सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इंडिया में तो काफ़ी बड़ी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग डिजिटल इंडिया प्रोग्राम रन कर रहे हैं, बहुत सारे मोबाइल सब्सक्राइबर्स है, बहुत सारे इंटरनेट सब्सक्राइबर है। हमारा जो आईटी सेक्टर है वो सन 2000 से ही आईटी एक्सपोर्ट्स भी करता है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में वाई वी आर लैगिंग बिहाइंड, एंड वाई दिस नंबर नाउ आफ्टर से 20-25 ईयर्स। कुछ चैलेंजेस है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की। अगर हम लोग इंडियन सेक्टर की बात करें, हमारे पास लिमिटेड इंडिजिनस कैपेबिलिटी है। इंडिया में बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स आपको नहीं मिलेगी। और मैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मोबाइल असेंबली वगैरह इंडिया में बहुत ज़्यादा होती है। इंडिया मोबाइल प्रोड्यूस भी बहुत ज़्यादा करता है, बट एट द कोर लेवल जो ज़रूरत होती है सेमीकंडक्टर्स की, जो लॉजिकल सर्किट्स की ज़रूरत होती है, वो हम लोग नहीं प्रोड्यूस करते। अब इट इज़ बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ फाउंड्रीज इन इंडिया। अब ये फाउंड्रीज क्या होती है? फाउंड्रीज उन फर्म्स को कहा जाता है, बड़ी बड़ी फर्म्स को, जो सेमीकंडक्टर्स प्रोड्यूस करती है एट द कोर लेवल। सबसे बड़ी फाउंड्रीज आपको मिलेंगी ताइवान में, TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इसके अलावा अनदर बिग फाउंड्री इज सैमसंग। यू फाइंड इट इन साउथ कोरिया, यू फाइंड इट इन ताइवान, यू फाइंड इट इन जापान। आपको चाइना में भी बहुत सारी फाउंड्रीज मिलेंगी। अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है, हमारे पास फाउंड्री नहीं है, फिर भी हमारे पास इतनी सारी डिजिटल चीज़ें मिलती है। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट्स करते हैं। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर में। अब सवाल ये उठता है, सर फाउंड्रीज नहीं है, बड़ी कंपनीज नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है? प्राइवेट सेक्टर तो कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। देखिए, एक फाउंड्री या फिर एक बड़ी फर्म सेटअप करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले हम लोगों ने बात की थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मार्च 2021 की बात है। सरकार ने कहा कि $1 बिलियन का इंसेंटिव देंगे टू सेटअप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स इन इंडिया। $1 बिलियन, 7,000 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। ये भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने बताया कि कम है। तो आपको इमेजिनेशन हो रही होगी कितने स्तर पे पैसा लगता है टू क्रिएट दीज कंपनीज। समझ लीजिए हम लोगों ने बना भी लिया, हमारे पास छोटी मोटी कंपनीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज है ज़रूर, लेकिन वो बहुत ही स्टिफ कंपटीशन फेस करती है, क्योंकि दूसरी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कंपनीज है, वो इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स भेजते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स भी करते हैं, उन इंपोर्ट्स पर टैरिफ लगाते हैं। तो इन कंपनीज का भी जो
अल्टीमेटली फाइनल प्राइस है वो बढ़ जाता है प्रोडक्ट का, देन दे डू नॉट रिमेन अट्रैक्टिव। दिस इज अ डबल वैमी फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज। इसके अलावा हमारा जो शेयर है ग्लोबल सप्लाई चेन में, ग्लोबल वैल्यू चेन में, वो खुद ही बहुत कम है। सबसे बड़ा शेयर किसका मिलता है? आपको मिलेगा ताइवान का, आपको मिलेगा साउथ कोरिया का, आपको मिलेगा जापान का, चाइना का। इन कंट्रीज का शेयर बहुत ज़्यादा है और इन्हीं कंट्रीज से हम लोग बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करते हैं। इंडिया में 80% जो इलेक्ट्रॉनिक्स आती है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है, वो इंपोर्ट होके आती है। एंड यू नॉट बिलीव, उसमें से भी 67% चाइना से इंपोर्ट होता है। अब इन सब चीज़ों से खतरा क्या होता है? देयर इज ऑलवेज अ सिक्योरिटी कंसर्न बिकॉज हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक्स इज इन्वॉल्व। व्हाट इफ दैट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इज यूज्ड बाय आवर डिफेंस फोर्सेस? डीआरडीओ इस्तेमाल करेगा, इसरो इस्तेमाल करेगा, तो सिक्योरिटी कंसर्न्स जरूर आएंगे। तो ये सारी चैलेंजेस इंडिया में बहुत ज़्यादा है। अब ऐसा नहीं कि इंडिया कुछ नहीं कर रहा है, इंडिया बहुत कुछ कर रहा है। आपको याद होगा पिछले साल सरकार ने 48,000 करोड़ अलोकेट किए थे, 3 स्कीम्स को अनवेल किया था। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, स्कीम फॉर प्रमोशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स, मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम। इन तीनों स्कीम्स को अनाउंस किया, बहुत सारा पैसा भी अलोकेट किया था। यानी कि हम लोग राइट दिशा में, मैं कहूँगा देर आए दुरुस्त आए। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा लोकल गोस ग्लोबल। उन्होंने कहा था कि इंडिया में जो सीमलेस और हाई क्वालिटी सप्लाई चेन सेटअप करनी चाहिए, इसी से हमारी ग्लोबल वैल्यू चेन में हमारी खुद की अहमियत भी बढ़ेगी। इसी डिमांड के चलते रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक डॉक्यूमेंट अनवेल किया। मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट है ये, इंक्रीजिंग इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट एंड शेयर इन ग्लोबल वैल्यू चेन टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया ट्रूली डिजिटल, अ कॉल फॉर ब्रॉडनिंग एंड डीपनिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। मेटी ने रिलीज किया इन कोलैबोरेशन विद ICEA, इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन। काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है। इनफैक्ट ये रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मेरा टेलीग्राम चैनल विद द सेम नेम @RahulSai222, उस पर मैं ये डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा। अगर आप पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ोगे, 90 पेज का डॉक्यूमेंट है, आप उसकी समरी भी पढ़ सकते हो, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट। इस समरी में, इस डॉक्यूमेंट ने आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, काफ़ी अच्छी रिकमेंडेशंस मिलेंगी। यहाँ पे स्ट्रैटेजी बताते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि प्रोडक्शन को स्केल अप करना चाहिए और एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन के ऊपर हमारा की फोकस रहना चाहिए। अब प्रोडक्शन को स्केल अप करने के लिए यहाँ पे ये लोग बात करते हैं ऑफ को लोकेशन ऑफ टीयर्स 1, 2 एंड 3 इन द ग्लोबल वैल्यू चेन, यानी कि किस तरह का सेटअप होने वाला है आने वाले सालों में। देखिए, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन के लिए सबसे पहले आपको एक बड़ी कंपनी की जरूरत पड़ती है, एक लीड कंपनी, और उस लीड कंपनी के साथ आपको टीयर 1, 2, 3 छोटी छोटी कंपनीज भी जरूरत पड़ती है। तो यही हमें करने की जरूरत है अगले 4 से 8 सालों में। दैट इज हाईलाइटेड हियर। अब देखिए कैसे करेंगे, बिल्डिंग लोकल स्किल्स एंड इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिनेरियो। एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, एक टाइमलाइन बनाएंगे, जहां पे आप देख सकते हो द इंडियन मैन्युफैक्चरर्स विल बी वेल एस्टैब्लिश्ड and use their global experience in next 4 to 8 years after the tier 1, 2 and 3 manufacturers and lead firms have established their operation within the country। यानी कि पहला स्टेप हमारा क्या होगा, स्केल अप प्रोडक्शन करना है, एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस रखना है, लोकल स्किल्स को बिल्ड करना है, और इनिशियल फेज में क्या होना है, एक लीड फर्म और उसके साथ टीयर 1, 2, 3 मैन्युफैक्चरर्स आएंगे, ताकि हमारा खुद का डोमेस्टिक इकोसिस्टम हम लोग सेटअप करेंगे और उसको धीरे धीरे बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। दैट वुड बी द प्लान ऑफ एक्शन। ये स्ट्रैटेजी बताई गई इन दिस पॉलिसी डॉक्यूमेंट। इसके साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे मेजर पॉलिसी एक्शंस बताए जो होने चाहिए। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया, टाइम इज ऑफ एसेंस। तो पहले फोकस करना है स्केल के ऊपर, एक लीड फर्म प्लस टीयर 1, 2, 3 मैन्युफैक्चरर्स, नॉट जस्ट 1 बट मल्टीपल, राइट। और एक्सपोर्ट के ऊपर मोमेंटम होना चाहिए अगले 3 से 5 सालों के लिए। साथ ही साथ रिलोकेट ग्लोबल वैल्यू चेन्स। अब ये क्यों, इंडिया में कैसे रिलोकेट हो सकते हैं? हम लोग जानते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक के चलते पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई थी, इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन भी डिसरप्ट हुई थी। हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर चुके थे, चिपगेडन हम लोगों ने बात की था, आपको याद होगा, राइट, कि चिप्स की शॉर्टेज चल रही है। क्यों? क्योंकि ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, इनके ऊपर काफी निर्भरता है और ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया है, तो चिप्स की शॉर्टेज चल रही है। अब एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंट और ऑल्टरनेटिव ग्लोबल सप्लाई चेन्स। अब इसी के चलते अगर कोई कंपनी है जो चाइना हो गई, वियतनाम हो गई, जापान की हो गई, साउथ कोरिया हो गई, इन कंट्रीज से कोई टीयर 1, 2, 3 मैन्युफैक्चरर्स अगर रिलोकेट करना चाहते हैं तो उन्हें इंसेंटिवाइज कीजिएगा।
अगले 1 से 4 सालों में फोकस ऑन दीज tier 1 2 3 मैन्युफैक्चरर्स who want to relocate from there to here, give them incentives. किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, 100% FDI दे सकते हैं, जॉइंट वेंचर के लिए जा सकते हैं, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कीजिए सो दैट दे कैन रिलोकेट फ्रॉम देयर इनटू इंडिया. अपार्ट फ्रॉम दिस, ये क्या रेकमेंड करता है रिपोर्ट रेकमेंड करती है टैरिफ्स को आप कम कीजिएगा इन द इनपुट्स, साथ ही साथ आपकी पॉलिसी रिलेटेड जो भी बर्डन है और डीले से उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए. अपार्ट फ्रॉम दिस, एक स्टेबल पॉलिसी रेजिम बनाना है और इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी करनी है. स्टेबल पॉलिसी रेजिम क्यों? आपकी जो टैक्सेशन पॉलिसी है, एक्सपोर्ट पॉलिसी है, इंपोर्ट पॉलिसी है, टैरिफ्स जो है, इन सब को आप स्टेबल रखिएगा सो दैट इट गिव्स एन इंडिकेशन टू the outside companies, the investors, that India is a stable country. India is a country where ease of doing business is pretty fine. इन सब चीजों से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और भी बढ़ेगी और ऑलरेडी दिस रिपोर्ट सेज दैट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स $300 billion इंडस्ट्री बाय 2025. सो दीज आर द रिकमेंडेशंस और आशा करते हैं कि इन रिकमेंडेशंस को अच्छे से इंप्लीमेंट करेगी सरकार ताकि हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर और भी ज्यादा बढ़े. That is it in this part of discussion for you people. Till we meet next time. Thank you for watching. Jai Hind.